हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मुद्रा और उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मुद्रा एवं बैंकिंग अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जिसका अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मुद्रा की परिभाषा और इसका अर्थ क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो मुद्रा का नामकरण कैसे हुआ, यानी कि मुद्रा को मुद्रा ही क्यों कहा गया, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा कुछ शब्द मनी है, लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। ऐसा कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो का जो मंदिर था उसमें मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था और इसलिए उसको मोनेटा कहा जाने लगा। यानी जो सिक्के थे, जो मुद्राएं थे, उनको मोनेटा कहा जाने लगा। और ये मोनेटा जो था एक लैटिन भाषा का शब्द था और उसी को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पेक्यूनिया शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था मुद्रा के लिए, और जिसका अर्थ था कि जानवर शब्द जो पैकस से बना है, यानी पेक्यूनिया, और जिसका अर्थ था पशुधन। यानी कि पशुधन को भी उस समय पर मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता था। तो ये था नामकरण की सबसे पहले जो मनी, मुद्रा को मनी क्यों कहा गया, यानी कि मुद्रा का नामकरण कैसे हुआ। तो मोनेटा शब्द से हुआ, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और जो देवी जूनो का जो मंदिर था, जिसे मोनेटा कहा जाता था देवी जूनो को, इसलिए उसको मोनेटा कहा गया और मोनेटा से ही मनी नामकरण हुआ। आगे यहाँ पर देख लें हम अर्थ की, अगर हम बात करें कि मुद्रा हम किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है मुद्रा का, यानी कि मनी का जो अर्थ है वो आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर देखिए, मुद्रा से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसमें निम्नलिखित ये 4 गुण होने चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज़ में ये 4 गुण विद्यमान हैं तो हम उसको मुद्रा कहेंगे। जैसे कि सबसे पहले विनिमय माध्यम। विनिमय माध्यम का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बदले हम मुद्रा को एक ऐसी चीज़ जिसे हम किसी वस्तु के बदले में हम दे सकें और दोनों ही व्यक्ति या हर कोई उस व्यक्ति से उस चीज़ से सहमत भी हो लेने के लिए, कोई भी मना न करे। यानी कि वह एक विनिमय का माध्यम अगर कोई चीज़ है तो मुद्रा होगी। मूल्य मापन, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य सभी लोगों के बीच में एक समान हो और उसको मापा जा सके। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 100 रुपया। यानी कि जैसे हम 100 रुपये कह रहे हैं, अगर वो वस्तु हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम दें तो उसका अपने आप में एक वैल्यू होना चाहिए, और जब हम 100 रुपये उसको दें तो उसे पता होना चाहिए कि इसका जो मूल्य है 100 रुपये है। इसके बाद पश्चात है तीसरा, मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि ऐसी कोई चीज़ अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसमें जो मूल्य है उसका संचय होना चाहिए। यानी कि जो जिस चीज़ के बदले जितना मूल्य हम उसको दे रहे हैं, उसके पास में अगर वो किसी वस्तु को दूसरे के पास में लेकर जाता है तो वो उस वैल्यू के बराबर, उस मूल्य के बराबर चीज़ प्राप्त कर सके, तो वो मूल्य संचय कहलाता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उसकी जो कीमत है हमेशा 100 रुपये ही होनी चाहिए, और वो कहीं पर भी उसको दे उसका मूल्य एक समान रहना चाहिए। मूल्य हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि जिस वस्तु में मूल्य को हस्तांतरित करने की क्षमता होती है, विशेषता होती है, हम उसे मनी कह सकते हैं। यानी कि जिस वस्तु में इन चारों गुण विद्यमान हो उसको हम मुद्रा कहेंगे। मेरा मानना है कि ये जो चारों गुण हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर 1, विनिमय का माध्यम होना चाहिए। नंबर दूसरा, मूल्य का मापन होना चाहिए। मूल्य संचय करने का गुण होना चाहिए और मूल्य का हस्तांतरण भी होना चाहिए। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो क्रम है मुद्रा का वो कैसा है। सबसे पहले चलती थी वस्तु मुद्रा, यानी कॉमोडिटी एक्सचेंज। पहले आज भी आप देखते होंगे कि दुकानों में आप कोई चीज़ लेके जाइए, उसके बदले आप कोई दूसरी चीज़ लेके आ जाइए। तो पहले जो समय था उसमें
मुद्रा नहीं चलती थी तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय हो जाता था, यानी कि अदला बदली हो जाती थी, तो उसे हम वस्तु मुद्रा कहते थे। उसके पश्चात धातु मुद्रा का आगमन हुआ, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो धातुएं थी जैसे सोना और चांदी, इनके सिक्के थे और इनके बदले में हम दूसरी चीज़ें प्राप्त कर लेते थे। इसके पश्चात आप देखते हैं कि पत्र मुद्रा का आगमन हुआ और आज आप देखें कि डिजिटल मुद्रा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह हमारे बीच में विद्यमान है। तो ये जो मुद्रा का जो क्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, मुद्रा की अगर परिभाषा की हम बात करें तो अर्थशास्त्री मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यहाँ पे प्रकाशित गलत शब्द यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि परिभाषित किया है अलग अलग दृष्टिकोण से। विभिन्न दृष्टिकोणों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखें उसकी जो परिभाषाएं हैं मुद्रा की दो भागों में विभक्त करी गई हैं। नंबर 1 प्रकृति के आधार पर और जो दूसरी है वो है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं हैं। तो पहली है वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, दूसरी है वर्णनात्मक परिभाषाएं और तीसरी है वैधानिक परिभाषाएं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं विस्तार के आधार पर दी गई जो परिभाषाएं हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं हैं उनमें संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं और उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, इनको भी 3-3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यानी कि प्रकृति के आधार पर आप देख लें, समान स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं, वर्णनात्मक परिभाषाएं और वैधानिक परिभाषाएं, और विस्तार के आधार पर संकुचित दृष्टिकोण वाली और उदार दृष्टिकोण वाली और उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में विभक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं आगे और हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक परिभाषाएं हैं उनके बारे में। यहाँ फर्स्ट देखें प्रकृति के आधार पर जो दी गई परिभाषाएं हैं उनमें जो पहली परिभाषा है समान स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, और इनके जो समर्थक हैं वो है मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमैन आदि। यानी कि इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं मुद्रा की उनको समान स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं कहा जाता है। इस वर्ग की परिभाषाएं मुद्रा की सर्वग्राह्यता के गुण पर बल देती हैं। यानी कि मार्शल और रॉबर्टसन और जो सेलिगमैन हैं उन्होंने ऐसी वस्तु को मुद्रा माना है जो सर्वग्राह्यता, जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण हो, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जिसे समाज का हर व्यक्ति ग्रहण करता हो, लेने के लिए तैयार हो, सभी व्यक्ति उसको मुद्रा मानते हो, यानी कि सभी लोग उसको ग्रहण करते हो, तो वह वस्तु मुद्रा कहलाएगी। इस वर्ग की परिभाषा में मार्शल, कीन्स, रॉबर्टसन, सेलिगमैन, पीगू तथा एली आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं आती हैं। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है कि जो समान स्वीकृति की परिभाषाएं हैं उनमें मार्शल, कीन्स, रॉबर्टसन, सेलिगमैन, पीगू तथा एली आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने समझाने के लिए केवल एक अर्थशास्त्री की परिभाषा को उठाया हुआ है, क्योंकि अगर हम काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पर जैसे मार्शल हो गया, कीन्स हो गया, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, रॉबर्टसन हो गया, सेलिगमैन, पीगू और एली, इन सभी की परिभाषाएं देंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि सर्वग्राह्यता का गुण होना चाहिए। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं यहाँ पर दिख रहे हैं उन सभी ने अपनी अपनी परिभाषाओं में सर्वग्राह्यता शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर है कि एक ही अर्थशास्त्र की परिभाषा को ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमने जो एली है उसकी परिभाषा को लिया है और उन्होंने एली ने कहा, एली के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसे ग्रहण करने के लिए राजी है, तो वह वस्तु मुद्रा कहलाएगी। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें वर्णनात्मक परिभाषाएं। इसके जो समर्थक हैं यानी कि जो वर्णनात्मक परिभाषाएं जिन्होंने दी हैं उनमें कार्लबोन, व्हिटलेसी और नगारो आदि अर्थशास्त्री आते हैं। वे इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कार्लबोन के अनुसार मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्लबोन, व्हिटलेसी और नगारो जो हैं इन्होंने मुद्रा के जो कार्य हैं उनका ही वर्णन किया है, और ऐसी परिभाषाएं जिनमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया हो उन्हें वर्णनात्मक परिभाषाएं कहा गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे हमने आपको बताया, पहले आपको बताया हुआ था कि जिनमें मूल्य का मापने की क्षमता हो, भुगतान के साधन के रूप में यूज किया जाता हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं।
आगे यहाँ पर देख लें वैधानिक परिभाषाएं नैप और हार्ट्रे के द्वारा दी गई हैं, और इस वर्ग में वही वस्तुएं ही मुद्रा मानी जाती हैं जिन्हें सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित किया गया है। यानी कि विधान में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया है कि कौन सी वस्तु को मुद्रा माना जाएगा, और अगर किसी वस्तु को मुद्रा सरकार ने घोषित कर दिया है तो वह वस्तु मुद्रा मानी जाएगी। और इसके जो समर्थक हैं और जो परिभाषाएं दी हैं उनमें से नैप और हार्ट्रे अर्थशास्त्री से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लें प्रोफेसर नैप के अनुसार प्रोफेसर जो नैप है वो जर्मनी के रहने वाले थे और ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे हैं इस मत के प्रतिपादक। और प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें कि प्रकृति के आधार पर जो परिभाषाओं का वर्गीकरण था वो 3 रूप में था। पहला था समान स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, और इसके पश्चात वर्णनात्मक परिभाषाएं, और इसके पश्चात वैधानिक परिभाषाएं। तो ये आप देख लें कि इस तरह से ये हमारी तीनों परिभाषाएं खत्म हो गई। अब हम आगे बात करते हैं विस्तार के आधार पर जो दी गई परिभाषा थी के आधार पर जो मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं और उनका जो वर्गीकरण है उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लें कि जो पहली परिभाषा है वो है संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, और इसको रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें जो संकुचित दृष्टिकोण है वो क्या है। रॉबर्टसन का उनके समर्थकों का यह विचार था कि विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक बड़े क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है तो उसे मुद्रा कहेंगे। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा था कि कोई भी ऐसी वस्तु जो एक बड़े क्षेत्र में भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तो वह मुद्रा है। स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार के सब देश भुगतान के बदले स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्ण तथा चांदी से बनी हुई मुद्राओं को ही मुद्रा की परिभाषा में लिया जा सकता है। अतः केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा मानना संकुचित दृष्टिकोण का उदाहरण है। यानी कि उस समय पर केवल धातु से बनी मुद्राएं को ही मुद्रा माना गया था, और इसलिए इसको संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा माना है। क्योंकि आज आप देखें कि न केवल धातु से बनी मुद्राएं ही मुद्रा है, बल्कि पत्र मुद्राएं, डिजिटल मुद्राएं, ढेर सारी मुद्राएं चल रही हैं। आगे यहाँ पर देखें जो दूसरी परिभाषा है वो है उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है प्रोफेसर हार्टले विदर्स। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल सी परिभाषा दी है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्य करती है। मुद्रा के कार्य का मतलब है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि मुद्रा में अगर ये गुण विद्यमान है तो वह मुद्रा मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए जिसमें विनिमय का माध्यम का गुण विद्यमान हो, मूल्य मापन का गुण विद्यमान हो, मूल्य संचय का गुण विद्यमान हो, मूल्य हस्तांतरण का गुण विद्यमान हो, तो हम उसको मुद्रा मानेंगे। तो ऐसा ही प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने अपनी परिभाषा में ये जिक्र किया हुआ है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी कि मुद्रा के जितने भी गुण हमने 4 गुण बताए हैं, अगर वो किसी वस्तु में विद्यमान है तो वह मुद्रा है, और इसलिए इसको उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषा माना गया है। आगे यहाँ पर देख लें उचित दृष्टिकोण या आधुनिक विचारधारा वाली परिभाषाएं। इसमें प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर एली हैं जो वो शामिल हैं, और ये जो परिभाषाएं हैं उनको आधुनिक विचारधारा वाली परिभाषाएं यानी कि आधुनिक परिभाषाएं माना जाता है। और ये जो परिभाषाएं हैं एकदम करेक्ट और पूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुद्रा किसे कहते हैं तो ये जो परिभाषाएं हैं उनको आप निसंदेह बता सकते हैं, और ये जो परिभाषाएं हैं एकदम करेक्ट और पूर्ण परिभाषाएं होंगी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना किसी संदेह और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के लिए साधन के रूप में स्वीकार की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। पीछे आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी खास समय या स्थान में बिना किसी संदेह के, यानी कि कोई वस्तु अगर दी जा रही है मुद्रा के रूप में तो उसमें संदेह ना हो किसी को, और बिना किसी जांच पड़ताल के हर व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले खरीदने और भुगतान करने के लिए, तो एक ऐसी चीज़ मुद्रा कहलाएगी। तो ये आप यहाँ पर देखते हैं कि आधुनिक परिभाषाएं हैं। इसके पश्चात आप और भी आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी। आप बुक्स को एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है,
और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो जो मुद्रा की परिभाषा है आपको ज़िंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है कि जो मुद्रा की परिभाषाएं हैं उनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं और दूसरा विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं। प्रकृति के आधार पर जो दी गई परिभाषाएं हैं उनमें सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं, और दूसरा है वर्णनात्मक परिभाषाएं, तीसरा वैधानिक परिभाषाएं। और जो दूसरा है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं, इसको भी तीन वर्गों में विभक्त किए गए हैं। संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं, उचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। इनको आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि सामान्य प्रकृति की स्वीकृति के आधार पर जो परिभाषाएं हैं उन्हें मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमैन और पिगू तथा एली के द्वारा दिया गया था। और जो वर्णनात्मक परिभाषाएं हैं उसको कार्ल हर्टलेसी, नागार्सो के द्वारा दिया गया था। और जो वैधानिक परिभाषाएं हैं उसके जो प्रतिपादक हैं वो नैप और हात्रे हैं। और विस्तार के आधार पर जो दी गई परिभाषाएं हैं उनमें संकुचित दृष्टिकोण वाली जो परिभाषाएं हैं उसके प्रतिपादक प्रोफेसर रॉबर्टसन थे। और जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसको प्रतिपादक प्रोफेसर हार्टले विदर्स थे। और जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनके प्रोफेसर मार्शल और एली हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और मेरा मानना है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा के क्या कार्य हैं उनके बारे में।